तो इसके लिए मैं कहूँगा कि 25% आपको मिनिमम और मैक्सिमम जितना भी हो सकता है वो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एवरी मंथ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका इमरजेंसी फंड बिल्टअप हो चुका है। अब आपको जो भी काम करना है वो इन्वेस्टमेंट के लिए करना है, अनलेस एंड अनटिल आपको पता है कि कोई मेजर खर्चा आने वाला है। अगर आपको अपने पर्सनल फाइनेंस को सेटल करने की रियलाइजेशन रिसेंटली हुई है तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। मैं आपको ऐसे 6 स्टेप्स बताऊंगा जिनको 1 बाय 1 सीरीज में चल के आप अपने पर्सनल फाइनेंस के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। मेरा नाम मोहम्मद वली खान है। पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी के ऊपर मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूं। अगर आपका इन दोनों टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें। इससे आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। इसके अलावा एक वीकली न्यूज़लेटर भी मैं रिलीज करता हूं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। बिफोर वी बिगिन द वीडियो, मैं आपको एक पोल दिखाता हूं जो मैंने अपने चैनल के ऊपर कुछ अरसे पहले किया था। आपको दिखाता हूं और उस पर मैंने फिर एक वीडियो भी बनाई थी। ये पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड गोल था। मैंने सिर्फ एक चीज़ पूछी थी, मेरा मकसद तो कुछ और था, लेकिन मैंने सिर्फ ये एक ऑप्शन डाल दिया था उस पोल के अंदर कि आप फर्ज करें अपनी जो पर्सनल फाइनेंस है उसके अंदर किस तरह से उसको ट्रैक करते हैं। आप एक्सेल शीट में ट्रैक करते हैं, या आप उसको रिटन फॉर्म में ट्रैक करते हैं, या उसको आप कोई किसी ऐप के थ्रू ट्रैक करते हैं, या मैंने एक और ऑप्शन दिया था आप करते ही नहीं है ट्रैक। तो मुझे हैरत हुई थी कि मेजॉरिटी ने ये बोला था कि वो ट्रैक ही नहीं करते हैं। तो पहले तो आपको इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आई एम श्योर आप लास्ट कैटेगरी में नहीं आते, आप उस लास्ट कैटेगरी में फॉल नहीं करते। उस वीडियो का लिंक मैं लगा देता हूँ, अगर आपको देखना हो तो इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा। पहला स्टेप क्या होना चाहिए, किसी भी पर्सनल फाइनेंस को अगर आपकी रियलाइजेशन हो गई है कि आपको अपनी अब ये जो सिचुएशन है इससे इंप्रूव करना है, आगे निकलना है, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि पहला स्टेप जो है ना, जो एक गोल्डन रूल है, यूनिवर्सल गोल्डन रूल है, ये मिडिल क्लास के लिए एक गोल्डन रूल है कि आपके पास एटलीस्ट इमरजेंसी फंड के अंदर $1000 होने चाहिए। अब मैंने $1000 का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डॉलर आपको पता ही है कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। तो आपके पास एटलीस्ट $1000 एट योर डिस्पोजल होना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान में आज के रेट से वो 1,70,000 रुपये बनते हैं। वंस ये पैसे जमा हो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। और बाय द वे ये जो अमाउंट है ना, ये किसी भी जगह पर आप हो, चाहे आप यूएई के अंदर हो, चाहे यूएस के अंदर हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, ये अमाउंट आपके पास हर वक्त आपके डिस्पोजल में होनी चाहिए। और पहला स्टेप बनता है किसी भी बंदे को अपनी फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने का। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये कि आप इसके अंदर अपना जो इमरजेंसी फंड है वो बिल्टअप करना शुरू करें। अब इमरजेंसी फंड के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं कि किस तरह से आप उसको जमा कर सकते हैं, किस तरह से उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, किस किस फॉर्म में रख सकते हैं। आप उसको अगर आपको देखना है तो आप डेफिनेटली मेरी वीडियोस जाके देखें, मैं उसका लिंक भी लगा देता हूँ इस वीडियो के अंदर, बाद में आप देख लीजिएगा। लेकिन आपको मैं बताऊँ कि आप वंस ये $1000 जमा हो गए तो आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर 6 महीने का कम अज़ कम इमरजेंसी फंड अपने पास रखना चाहिए, ताकि किसी वक्त भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस इमरजेंसी फंड को एक्सेस कर सकें। अच्छा, बाय द वे ये जो $1000 हैं या इमरजेंसी फंड है, इसमें इतना परेशान ना हो कि आपके पास ये पैसे कहाँ रखेंगे, आप इसको बैंक में रखेंगे तो इन्फ्लेशन कहाँ जाएगी और कितने आपको जो रिटर्न्स मिल रहे होंगे बैंक से वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। तो आप इमरजेंसी फंड के बारे में इतना ज़्यादा परेशान ना हो कि उसको आपको इन्फ्लेशन को बीट करवाना है। आप अगर उसमें 4, 5, 6% भी रिटर्न मिल जाता है ना किसी तरह से, तो वो इनफ है, क्योंकि वो एक लिक्विड एसेट है आपका, जो कि आपको किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है। अब हमें जो एक्चुअल में बात करनी है वो तो इन्वेस्टमेंट्स पे बात करनी है। हम ये चीज़ तो सिर्फ अपने आप को सिक्योर करने के लिए जमा कर रहे हैं। सेकंड स्टेप के ऊपर आप अपना जो मेजर कोई भी आपका डेट है, कोई कर्जा है, जिसके अंदर मैं मॉर्गेज का नाम नहीं लेता, अगर मॉर्गेज आपके पास है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपके पास या कोई ऐसा पर्सनल लोन जो कि बहुत लो कॉस्ट इंटरेस्ट के ऊपर आपको मिला हुआ है और आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है उसकी वजह से, और वो लेट से शॉर्ट टर्म पीरियड का है, 1 साल का है, 2 साल का है, वो एक अलग चीज़ है। मॉर्गेज एक अलग चीज़ है, और शॉर्ट टर्म लोन जो कि आपने लिया हुआ है किसी भी अपनी इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, अगर वो 1 से 2 साल का है, तो अपार्ट फ्रॉम दैट एनी अदर लोन जो कि हायर इंटरेस्ट के ऊपर हो, या क्रेडिट कार्ड का लोन हो, या कुछ किसी किस्म का भी लोन हो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्यूरीज आती हैं कि वो पूछते हैं कि यार हम क्या करें, और जब मैं ये देखता हूँ कि उनके क्रेडिट कार्ड के बिल्स पूरे नहीं जमा हो रहे, वो मिनिमम पेमेंट पे चल रहे हैं, तो मैं कहता हूँ सबसे पहले आप जो है ना अपना ये कार्ड अपना, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ इमरजेंसी फंड से भी पहले, इमरजेंसी फंड जो $1000 का है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन जो 6 महीने का बफर आपको क्रिएट करना है, और अगर फर्ज करें एट द सेम टाइम आपके पास इस तरह का कोई कर्जा भी है, यानी कि आपके पास हाई इंटरेस्ट का कोई लोन भी लिया हुआ है आपने,
तो आप हर सूरत में पहले वो अपना पे ऑफ करें और उसके बाद आप इमरजेंसी फंड की तरफ जाएं और उसको बिल्टअप करना शुरू करें, क्योंकि आपका जो हाई इंटरेस्ट का जो लोन है वो आपको तबाह कर देगा। तो सेकंड पॉइंट, जैसे मैंने बताया कि आपको हर सूरत में जो हाई इंटरेस्ट के लोन्स हैं वो आप पे ऑफ करें। अच्छा, मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने गुड डेट और बैड डेट की बात की थी कि अच्छा कर्जा कौन सा हो सकता है और बुरा कर्जा कौन सा हो सकता है। आप वो वीडियो डेफिनेटली जाके देखें, उसके अंदर आपको फायदा होगा। इसके अलावा आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि आप लोगों को कब रियलाइज हुआ था पर्सनल फाइनेंस के बारे में, और ये आपने कब सोचा था, कि किस एज में सोचा था कि आपको कुछ सेविंग करनी है, कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है और कुछ अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। प्लीज कमेंट में मुझे लिख के बताएं। तो हमने अभी तक देख लिया कि आपको इमरजेंसी फंड बिल्टअप करना है, हमने देख लिया कि आपको अपनी जो डेट है, जो मेजर डेट है, जो कि हाई इंटरेस्ट वाला डेट है अपार्ट फ्रॉम मॉर्गेजेस, वो आपको क्लियर करना है। ये तो 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट ये है कि आप अपनी जब भी आपका इमरजेंसी फंड बिल्टअप हो जाए, जो कि बहुत क्विकली होना चाहिए, जो कि मैंने बताया था एक वीडियो के अंदर कि 6 मंथ्स का एटलीस्ट होना चाहिए, आपकी जो एक्सपेंसेस हैं, नॉट द सैलरी या इनकम, जो आपके एक्सपेंसेस हैं उसके 6 मंथ्स का आपका अक्यूमुलेशन होनी चाहिए इमरजेंसी फंड के अंदर। उसके बाद आपका जो फोकस होना चाहिए वो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट को मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट 25% और एट मैक्स वट एवर यू कैन, वो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बल्कि मैं कहता हूँ जो लोग गल्फ में रहते हैं या जो टैक्स फ्री कंट्रीज में रहते हैं, उनको तो लाजमी 50% सेव करके इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि भाई अब गल्फ के अंदर तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं अभी एक Q&A सेशन भी करने वाला हूँ, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि किस तरह से मुझे कुछ लोगों ने जो कनाडा में रहते थे उन्होंने बताया कि क्या क्या पर्क्स हैं उनके पेंशन से रिलेटेड, जो कि हमारे पास UAE में रहते हुए या सऊदी में रहते हुए या कहीं भी रहते हुए इस तरह की कंट्रीज के अंदर कोई, इनफैक्ट पाकिस्तान में रहते हुए भी ऐसा कोई, अगर अनलेस एंड अनटिल आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं या लेट से गवर्नमेंट सर्वेंट है, या फिर आपने खुद कोई पेंशन प्लान लिया हुआ है, वो भी इतने अच्छे प्लान नहीं होते बाय द वे, मुझे समझ नहीं आते पाकिस्तान के पेंशन प्लान, और आपने इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर आपके पास तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो आप अपना काम खुद करें, अपना जो भी अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग है आपको खुद करनी पड़ती है। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि 25% आपको मिनिमम और मैक्सिमम जितना भी हो सकता है वो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एवरी मंथ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका इमरजेंसी फंड बिल्टअप हो चुका है। अब आपको जो भी काम करना है वो इन्वेस्टमेंट के लिए करना है, अनलेस एंड अनटिल आपको पता है कि कोई मेजर खर्चा आने वाला है और उस खर्चे के लिए आपको जमा करने हैं, वो एक्सपेंस आने वाला है और उस एक्सपेंस को आपको खर्च करना है, तो फिर वहाँ पर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना करें, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट इस तरह ही कर लें जो आपको लिक्विड हो सके आराम से। तो 25% आप लाजमी इन्वेस्ट करें, हो सके तो 50% करें, इट डिपेंड्स इंटायरली ऑन यू। अच्छा, मैं इसके अंदर मैंने वीडियो बनाई थी स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स की, कि किस तरह से सिर्फ 10,000 रुपये महीने के इन्वेस्ट करने के ऊपर, और मैं उसको इन्फ्लेशन एडजस्ट भी नहीं कर रहा हूँ, मेरा मतलब ये है कि आप पिछले 20 साल के अंदर एवरी मंथ 10,000, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर जो आप व्यू कर रहे हैं चैनल, जो 40s और 50s के अंदर जिनकी एज होगी वो रिलेट कर सकते हैं इससे, कि आपके लिए क्या मुश्किल था कि आप सिर्फ 10,000 रुपये 2000 से लेकर अब तक हर महीने स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते रहे। कैन यू इमेजिन कि अगर आप सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं एवरी मंथ फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, आपके इस वक्त वो 10,000 रुपये जो कि तकरीबन 25 लाख रुपए बनते हैं ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, वो इस वक्त तकरीबन 2 करोड़ रुपए आपके हाथ में होंगे। तो आपने देखा ये कंसिस्टेंसी का फायदा है। अगर आप कंसिस्टेंटली, आप जैसे मैं 25% बोल रहा हूँ, आप 25% कर सकते हैं, आप इवन ज़्यादा कर सकते हैं। अगर 10,000 की बात करें तो किसी ज़माने में, मैं जब अपनी उस टाइम की बात करूं तो मैं तो यूनिवर्सिटी में था, लेकिन उस ज़माने में लोगों की सैलरीज होती थी, लेट से जो अच्छे लोग होते थे उनकी सैलरीज होती थी 20, 25, 30 हज़ार रुपये, एक नॉर्मल किस्म की सैलरी समझी जाती थी। मैं अगर आज का जो परसेंटेज का जो कैलिबर है वो मैं इम्प्लीमेंट करूं, तो मैं कहूँगा कि 1/3 या लेट से 25% तो एटलीस्ट बंदे को सेव कर लेना चाहिए था और इन्वेस्ट करना चाहिए था। तो अगर लेट से 30,000 का भी अगर आप 25% भी इन्वेस्ट करते, तो आप सोचें कि कहाँ पहुँचे हुए होते। और ये तो वो चीज़ है ना कि आप, जाहिर सी बात है, इतना टाइम गुजर के आपके पैसे तो उतने नहीं रहेंगे, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, आप तरक्की भी करेंगे उसमें, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते थे। तो मेक श्योर करें कि आप एटलीस्ट 25% इन्वेस्ट करें हर महीने। कॉलेज या यूनिवर्सिटी फंडिंग, अब देखें, ये तो एक नॉर्मल तरीका है ना कि हम जो भी डे टू डे खर्चा हो रहा होता है पाकिस्तान के अंदर, वो हम देख रहे होते हैं, या इवन मैं कहता हूँ कि गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर भी कुछ लोग होते हैं जो प्रिविलेज्ड होते हैं गल्फ़ में, जिनके बच्चों को स्कूलिंग भी मिल रही होती है, लेकिन अगर स्कूलिंग नहीं भी मिल रही तो भी आपका खर्चा हो रहा होता है बच्चों के साथ, लेकिन ये खर्चा देन एंड देयर हो रहा होता है, आपको पता होता है हर महीने का क्या खर्चा है। लेकिन जो मेजर खर्चा आने वाला होता है ना, वो होता है यूनिवर्सिटी का।
और वो फंड आपको क्रिएट करना पड़ता है। जैसे ही आपके बच्चे बड़े होना शुरू होते हैं, आपको अगर आपको रियलाइजेशन नहीं है कि आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो इट्स वेरी डेंजरस फॉर यू। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप, लेट से, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब हो सकता है आपका बच्चा स्कॉलरशिप ले ले, हो सकता है मेरिट के अंदर ही वो उसकी इतने अच्छे नंबर्स आ जाएं कि वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में चला जाए, खुद ही चला जाए। लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, हर एक के साथ ऐसा नहीं होता। तो आपको अपने बच्चों को बेस्ट इन क्लास एजुकेशन देने के लिए, जो आप अपने हिसाब से समझते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को महंगे से महंगे यूनिवर्सिटी में डालें। मतलब ये है कि आपको रियलाइजेशन होनी चाहिए वेल बिफोर टाइम कि आपको कहाँ, अपने बच्चों को कहाँ भेजना है और उनका क्या फ्यूचर होगा। क्योंकि अगर आपने ये बिल्कुल एंड में सोचा ना, बिल्कुल 2 साल पहले, 1 साल पहले आपने सोचना शुरू किया कि यार इसकी फीस कहाँ से आएगी, वो एक डिजास्टर होगा। आपको ये चीज़ हमेशा से पहले से करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह कि कुछ लोग कहते हैं उनके, लेट से, उनके पास बच्चे नहीं हैं, उनके बच्चे हैं ही नहीं फॉर सम रीज़न, तो वो क्या करें। तो मैं कहता हूँ उस केस में भी आप कम से कम एक कॉलेज फंड ज़रूर बनाएं, ताकि आप इवेंचुअली किसी को भी अपनी फैमिली के अंदर से किसी ऐसे बच्चे को जो डिजर्विंग हो, या अगर फैमिली में भी कोई नहीं है तो बाहर से जो बच्चा डिजर्विंग हो, उसको आप अपना ग्रेजुएट करवाएं, उसको अच्छी यूनिवर्सिटी में भिजवा के कोशिश करें कि उसको भिजवाएं। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, पेइंग योर हाउस क्विकली। अब पाकिस्तान के अंदर तो प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर लोग अपना इंडिविजुअल घर लेने के बारे में पता नहीं क्यों नहीं सोचते हैं। आई नो कि पाकिस्तान में घर महंगे हैं, इनकम लेवल उस तरह का नहीं है, लेकिन इवन इवन देन मैं समझता हूँ कि बंदे को थॉट प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए। और थॉट प्रोसेस अगर स्टार्ट कर देंगे तो कहीं ना कहीं बंदा पहुंच जाता है। जब आप प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं करेंगे तो नहीं पहुंचेगा। अच्छा, उसके अंदर अब दूसरी बात है कि फर्ज करें आपने लोन के ऊपर घर ले लिया, या मॉर्गेज पे बाहर कहीं घर ले लिया, यूएई में ले लिया या कनाडा में ले लिया, तो उस मॉर्गेज को, जो कि बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं आपको ज़रूरत नहीं है लो इंटरेस्ट और मॉर्गेज को आप ख़त्म करें, लेकिन मैं कहता हूँ, मैं क्योंकि ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट हूँ, तो मैं कहता हूँ भाई घर को जितना जल्दी हो सके आप पे ऑफ करें। अब उसको एट द एक्सपेंस ऑफ हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट ना पे करें। अगर आपको पता है कि वो पैसे आप कहीं अच्छी जगह लगा सकते हैं तो फिर तो ठीक है। अगर आपको पता है, फर्ज करें कि आपका हाउस मॉर्गेज जो है ना 2% 3% पर है, और आपको आराम से रिटर्न 7% मिल सकता है किसी और इन्वेस्टमेंट में, तो फिर मैं कहता हूँ कि आप डेफिनेटली आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखें और हाउस को आराम से बाद में पे ऑफ करें। आपको मेंटल रिलैक्सेशन होगी कि आपको पता है कि यार वो पैसे मेरे पास हैं और वो किसी ना किसी तरह मैं पे ऑफ कर दूंगा। लेकिन अगर आपको पता है कि आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो मैं कहता हूँ आप अपनी हर महीने की जो मॉर्गेज पेमेंट है वो उसमें उसको टॉप अप करते रहें। बजाय इसके कि वो पैसे फजूल खर्ची में इस्तेमाल हो, आप उसको मॉर्गेज में पे कर दें और अपना घर क्लियर कर लें। आपको आपको मेरे ख्याल से जो नॉर्मल बंदा होता है, मैं कोई बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा ये, लेकिन जो नॉर्मल बंदा होता है उसके लिए जो पीस ऑफ माइंड होता है अपना घर होना, उसके उसको उसको पता है कि जो ना ये घर मेरा है, भले मैं कहीं और मूव करूंगा तो ये मेरा एसेट है, ये मैं बेच भी सकता हूँ, ये मैं किसी को रेंट भी कर सकता हूँ। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग है जो कि आपको सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट देती है और उससे आपका मोरल भी बूस्ट होता है। तो अगर आपको कर सकें तो ये बेहतर है कि अगर अपनी मॉर्गेज पे ऑफ कर सकें। सिक्स पॉइंट है, बेसिकली ये हमारे रिलीजन में भी है, और इनफैक्ट जो भी रिलीजन्स हैं पूरी दुनिया में उन सब में इसी तरह है कि आप चैरिटी करें। और इस्लाम में तो इनफैक्ट इसको एक पिलर कहा गया है। आप ज़कात दें, ज़कात से आपका मनी सर्कुलेशन बढ़ जाती है सोसाइटी के अंदर। आप एक जगह पैसे नहीं रखते उसकी वजह से। मतलब अगर आपको एक्यूमुलेशन करनी है वेल्थ की तो बहुत अच्छी बात है, वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं, आप पैसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन उन पैसों को आपको इवेंचुअली एक साल के एंड के ऊपर 2.5% आपको गरीबों में देना है। तो ये अल्लाह ताला ने इस तरह का निज़ाम बनाया हुआ है कि आपको ऑटोमेटिकली ये आपके पैसे सर्कुलेट होना शुरू होंगे। अगर आपको किसी टेंजिबल एसेट के अंदर इन्वेस्ट करना है, लेट से घर के अंदर इन्वेस्ट करना है और उसको रेंट पे चलाना है, तो भी वो कम से कम एक सोसाइटी का पार्ट है और उसके रेंट के ऊपर आपको ज़कात देनी होगी। तो ज़कात आपको आप लाजमी दें, और आप इसके अलावा भी और चैरिटी करें। आई एम श्योर आपको इसमें एक तो सुकून भी मिलता है, फील गुड फैक्टर भी होता है कि किसी की आपने हेल्प की, और दूसरा ये कि आपको इसके अंदर आपकी ऑब्लिगेशन जो है इस्लामिक वो भी पूरी हो जाती हैं। तो इसको बिल्कुल आप उसको फॉलो करें और इसको रिलीजियसली फॉलो करें। अपनी पूरी कैलकुलेशन रखा करें कि कितने आपके इन्स हैं, कितने आउट्स हैं, साल के क्या हिसाब बन रहा है, और उसके हिसाब से आप ज़कात पे किया करें। कैसी लगी वीडियो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।